नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं या अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो आप लोग कुंडली मिलान करते हैं। कई बार लोग ऐप के थ्रू भी कुंडली मिलान करते हैं। तो कुंडली मिलान का एक पार्ट जो है गुण मिलान भी है, जिसे अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। इसमें 8 गुण होते हैं और उनको 36 अंक दिए जाते हैं। अगर 36 में से 18 गुण आपके मिल रहे हैं, यानी कि आपको 18 अंक या 18 से ज़्यादा अंक मिले हैं, तो कहा जाता है कि आप शादी कर सकते हैं। लेकिन कई बार 18 अंक से ऊपर मिलने के बावजूद भी कुंडली में नाड़ी दोष, जो नाड़ी दोष वाला अंक होता है, नाड़ी मिलाने वाला अंक होता है, उसमें 0 अंक मिला होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष होता क्या है और नाड़ी दोष होने के बावजूद भी क्या शादी की जा सकती है अगर आपके 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। नाड़ी दोष अष्टकूट मिलान में सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। नाड़ी दोष को 8 अंक मिलते हैं। नाड़ी जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। यानी कि कोई भी वर हो या वधू जो शादी करना चाहते हैं, उनकी कुंडली में नाड़ी लिखी होगी इन तीनों में से कोई। तो जब नाड़ी सेम होती है, यानी कि जो लड़का है और लड़की शादी करना चाह रहे हैं, उनकी नाड़ी सेम ही है, यानी कि लड़के की नाड़ी आधी है और लड़की की भी आधी है, या लड़के की मध्य है तो लड़की की मध्य है, और उसकी अंत्य है लड़के की तो लड़की की भी अंत्य है, तो कहा जाता है कि नाड़ी दोष है। यानी कि नाड़ी अगर सेम हुई तो नाड़ी दोष लग जाता है। नाड़ी दोष लगने से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो संतान से संबंधित प्रॉब्लम आती है। या तो संतान होने में दिक्कत होती है, या संतान होती है तो काफ़ी बीमार हो जाती है, बीमार रहती है। तो मेनली क्या है, आयुर्वेद में 3 टाइप के कफ, पित्त और वात, 3 टाइप के दोष बताए गए हैं। तो कहा जाता है कि जब सेम नाड़ी होती है तो एक चीज़ की मात्रा अधिक हो जाती है। यानी कि सेम नाड़ी होने से अगर कफ कफ हो जाएगा तो ज़्यादा कफ, यानी कि ज़्यादा कफ की संभावना, या वात ज़्यादा हो जाएगा या पित्त ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, या तो संतान परेशान रहेगी, बीमारी हो सकती है, बीमार रह सकती है, या संतान में दिक्कत हो सकती है। तो कब ऐसी कंडीशन होती है कि नाड़ी दोष हट जाता है, नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। नाड़ी दोष में सर्वप्रथम पहला नियम तो यह है कि ये ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं, बल्कि कुंडली के ब्राह्मण, कुंडली की राशि के आधार पर डिसाइड होता है कि ब्राह्मण है लड़का या लड़की। आप जो अष्टकूट मिलान में सबसे ऊपर जो पहला गुण होता है वो वर्ण मिलानी होता है। तो आप वर्ण देख लीजिए, लड़का है लड़की का, ब्राह्मण तो नहीं है। यानी कि ब्राह्मण राशि जो होती है 4, 8 और 12 होती है, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि। यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि का लड़का है या लड़की है, तब ये नाड़ी दोष माना जाएगा। अगर इसमें से कोई भी दोनों में से इन राशियों का नहीं है, यानी कि ब्राह्मण राशि का नहीं है, तो अगर आपको राशि याद नहीं रहा है तो आप कुंडली ऐप से देख के पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ण का है। तो अगर ब्राह्मण वर्ण के हैं दोनों में से कोई भी एक, तब तो ये नाड़ी दोष माना जाएगा। तो इस समय आपको 18 गुण मिलने के बाद भी कुंडली का और विश्लेषण अपने ज्योतिष से कराना चाहिए। उसी के बाद शादी के लिए जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके संतान में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए अगर कुंडली में संतान के योग बन रहे हैं या और भी कई चीज़ें होती हैं, उसे देख के ज्योतिषी आपको सलाह देंगे। नहीं तो मोटा मोटा आप ये देख के चलिए कि अगर ब्राह्मण हैं तब तो जाइए,
अगर ब्राह्मण नहीं है वर्ण के हिसाब से, जो कुंडली के वर्ण के हिसाब से, आपकी जाति कौन सी है, इस कहाँ पैदा हुए हैं, इससे मतलब नहीं है, कुंडली में ही वर्ण लिखा रहता है। तो उसके आधार पर आप देखिए कि आप ब्राह्मण तो नहीं है। तो पहला नियम तो यह है कि ब्राह्मण ना हो, कि ब्राह्मण को ही शास्त्रों में कहा गया है, वो जो वर्ण से ब्राह्मण है उसको नाड़ी दोष की नाड़ी दोष लगता है। ठीक है, तो अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप जा सकते हैं 18 से ऊपर गुण मिलना है तो शादी के लिए। दूसरा नियम है कि अगर आपकी आदि आदि है, दोनों की नाड़ी सेम आदि आदि है, तब तो शादी ना करें, या अंत्य अंत्य है तब भी ना करें। हाँ, मध्य मध्य है तो शादी की जा सकती है, ये एक नाड़ी दोष का परिहार है। अगर दोनों की मध्य मध्य है और सब चीज़ें ठीक है तो आप शादी के लिए जा सकते हैं। तीसरा जो नियम है, अगर आपकी राशि सेम है, यानी कि दोनों की राशि सपोज मेष है, ठीक है ना, तो अगर राशि सेम है तो आप नक्षत्र देखिए, नक्षत्र के चरण देखिए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी कि अगर किसी का नक्षत्र में पहले चरण में जन्म हुआ है तो दूसरे का भी पहले चरण में नहीं होना चाहिए, यानी कि चरण अलग होना चाहिए। अगर पहले का पहले में तो दूसरे का दूसरा तीसरे चौथे में हो, या किसी का दूसरे में तो पहले तीसरे चौथे में, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। अगर राशि सेम है और नक्षत्र के चरण डिफरेंट है तब भी नाड़ी दोष कट जाता है। और चौथा नियम ये है कि अगर नक्षत्र सेम है और राशि भिन्न है, राशि अलग है, यानी कि एक की मेष हो सकती है, दूसरे की कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि सेम राशि ना हो, नक्षत्र सेम हो, राशि भिन्न हो, तब भी नाड़ी दोष हट जाता है। तो ये 4 नियम अगर लग रहे हैं तो आपका नाड़ी दोष का परिहार हो सकता है, और आप जो है 18 से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं और सब जो कुंडली सही है तो आप शादी के लिए जा सकते हैं। तो ये 4 नियम मैंने आपको बताए, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। पहला तो आप ये देखिए कि आप ब्राह्मण हैं या नहीं, दोनों लड़का लड़की में से कोई भी अगर ब्राह्मण नहीं है तो एक नियम तो ये हो गया कि नाड़ी दोष कट गया है, तो आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी मध्य नाड़ी है, दोनों की मध्य मध्य है, यानी कि सेम तो है लेकिन मध्य मध्य है, तब भी आप और सब चीज़ें ठीक हैं तो जा सकते हैं। तीसरा, अगर राशि सेम है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं तब भी आप जा सकते हैं। और अगर आपके नक्षत्र सेम है और राशि भिन्न भिन्न है तब भी आप ये मानिए कि नाड़ी दोष आपका नहीं है। बाकी आप डीप विश्लेषण और करवा सकते हैं, मोटा मोटा आप जानिए कि नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा और 18 से ज़्यादा गुण है तो आप शादी के लिए जा सकते हैं। तो आज मैंने नाड़ी दोष से संबंधित जो भी भ्रांतियाँ थी या जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका दूर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।